गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता ही है, जो हमारा एसएसटी वाला पोर्शन चला हुआ है उसमें हमारी 6th-7th क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगी कि हमारी 6th और 7th क्लास आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की। ठीक है। और मैंने सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट उनकी बना रखी है। और आज हम करने और एक बात और, जो हमारी 8th क्लास है उसकी भी ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। ये सिविक्स हमारी चली हुई है, पॉलिटी जो है। ठीक है, ये भी जो है 3 या 4 दिन में ये इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि दो दो दिन में हो जाए, क्योंकि अब हमारी कोई और क्लास नहीं है, तो दिन में जो पॉलिटी वाली है वो 2 बार करके क्लास ले लूँ मैं। ठीक है। और इसके बाद जो जब ये ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद हम अपना नोट्स के ज़रिए अपनी रिवीजन करेंगे, उसके बाद प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर करेंगे। और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि ये आपकी ही सुविधा के लिए है। जब भी हमारी कोई भी क्लास आएगी या कोई भी हमें वीडियो डालनी होगी इन्फॉर्मेटिव, तो वो आपके पास जो है उसकी जो है बेल आइकन के ज़रिए आपको नोटिफिकेशन जो है जाती रहेंगी। और अपने दोस्तों से, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है एनसीईआरटी आती ही है, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनके साथ जो वीडियो शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो है 3rd चैप्टर है 8th क्लास की पॉलिटी का, संसद तथा कानूनों का निर्माण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। ठीक है। देखिए, यहाँ से हमारी फर्स्ट हेडिंग है, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। लोगों के बारे में है कि हम लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, 15 अगस्त भारत जो है हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो हमारा भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमियों के लोगों ने इसमें भाग लिया था। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों में असहमत थे। मतलब जो लोग हैं वो जो भी सरकार जो है फैसले लेती थी, लोगों को ज़्यादा फैसले जो है अच्छे नहीं लगते थे, वो उनसे असहमत थे। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। मतलब किसी भी चीज़ की आलोचना करते तो उन्हीं के ऊपर वो चीज़ें भारी पड़ जाती थी। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह तिथि बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी अपनी जो है मांगे पेश करने लगे। जो है स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली और राष्ट्रवादी जो है खुलेआम जो है ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे थे। ठीक है। और अपनी मांगे पेश करने लगे थे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका से निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिका राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें से भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे वह कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। तो एक बार ये चित्र देखिए। इस चित्र में है एक मतदाता दिखाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की विधि वो पढ़ रहे हैं ऊपर से कि कैसे कैसे क्या होगा इसमें। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई और मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काट कर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। ठीक है, यहाँ से देखिए एक सेकेंड। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब यह है कि देश में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो एक सेकेंड यहाँ से देखेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है? देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने के अधिकार को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा गया है। मतलब सभी जो वयस्क हैं वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, लोग और उनके प्रतिनिधि। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है लोग और उनके प्रतिनिधि। एक सेकेंड। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, मतलब स्वीकृति, और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह थी कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। मतलब लोग जिनको चुन के बनाते हैं। ठीक है, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा गया है। मतलब जो भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं लोग उन्हीं को क्या कहा गया है? संसद। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या संसद सरकार को नियंत्रित करती है, क्या उनका मार्गदर्शन करती है? तो हाँ, ये जो संसद है वो सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। देखिए, इस फोटो में देखने के लिए बोल रहे हैं। चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मतलब हाथी के ऊपर लाद कर ये मशीन ले जाई जा रही है। यहाँ से देखिए, प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों पर एक बार फिर दोहराएं। तो हमने पढ़ा था ना ऊपर, जो क्लास 7th में पढ़ी थी, 6th में भी पढ़ी थी, कौन कौन सी
कौन कौन सी सरकारें होती हैं, ठीक है। तभी कहती हूँ जो पीछे की क्लासेस हैं वो ज़रूर देख के आइएगा, तभी हमें आगे की क्लास समझ में आएगी कि कौन से स्तर पर कौन से स्तर पर हमारी सरकार होती है, तभी हमें आगे जो है चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए ये फर्स्ट है हमारा विधायक, एमएलए कौन होता है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है। इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है। देखिए राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है, इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। ये चीज़ें मतलब आप बच्चे आपसे क्वेश्चन करेंगे और इन चीज़ों का आपको उत्तर देना है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए फर्स्ट है भारतीय संसद की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसको दो सदन, इसके जो है दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ये ऊपर दिखाए गए चित्र में राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के कुल 250 सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250, 250 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं लोकसभा में? 543। राज्यसभा में कितने होते हैं? 250 होते हैं। और लोकसभा में होते हैं 543 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है संसद की भूमिका। देखेंगे कि संसद की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। मतलब लोकसभा के लिए भी वैसे ही चुनाव होते हैं जैसे राज्य विधानसभा में होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव किए जाते हैं। तो कितने साल में किए जाते हैं? 5 साल में, ठीक है। जैसा कि पृष्ठ संख्या 45 पर दिए गए एक नक्शे में दिखाया गया है, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये नीचे एक तालिका दिखाई गई है। ये देखिए जैसे एक तरफ ये दल पार्टी दिखाई गई है कि कौन कौन सी पार्टी हैं, और दूसरी तरफ क्या दिखाया गया है? जो निर्वाचित सांसदों की संख्या दिखाई गई है। ये 17वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम है जो 2019 में हुई थी, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर एक बार नज़र जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार ये ऊपर वाले देख लेते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा जो है, उसकी कितने थी? 303 जो निर्वाचित सांसदों की संख्या थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितनी थी? 52। और द्रविड़ मुनेत्र कलकम की कितनी थी? 24। तो ये देख लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद जो एमपी कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? संसद सदस्य या सांसद मतलब एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित जो है काम करने पड़ते हैं। देखिए ये यहाँ पे भी दिखाई गई है प्राप्त सीटें, राजनीतिक दल, ठीक है। देखिए यहाँ से राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। कौन कौन होते हैं संसद में? राष्ट्रपति होता है और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। लोकसभा
चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त करनी होगी। चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास जो है कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए? 272 सदस्य उनके पास होने चाहिए 543 में से। कुल कितने होते हैं? कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं 543, और उनके पास अगर उनको बहुमत हासिल करने के लिए जो है लोकसभा के किसी भी दल को क्या है 272 सदस्य जो उनके होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हम सब सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका आती है। तो कार्यपालिका क्या है? ऐसे लोगों का समूह होती है कार्यपालिका जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करते हैं। मतलब जो भी कानून बनाए जाते हैं उनमें वो काम करती है कार्यपालिका। ठीक है, जब भी हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? हमारे भारत का प्रधानमंत्री। तो ये तो सभी को पता होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से ही मंत्रियों का चुनाव करते हैं। तो मंत्रियों का चुनाव कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी। जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं, ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जो है जिम्मा संभालते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि इस तालिका में 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम दिखाए गए हैं। इन चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन फिर भी वह लोकसभा में बहुमत हासिल जो है नहीं कर पाई। लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठन करके ही जो है सरकार बनानी पड़ी। देखिए यहाँ से हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक जो है गठबंधन की सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। जैसे अब की बार हमारे इधर भी ये गठबंधन की सरकार बनी है ना। इस चित्र में एक सेकंड, यहाँ पे देखिए इस चित्र में दिखाए गए हैं केंद्रीय सचिवालय की ये दो मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम है साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। मतलब एक तरफ जो दिखाई गई है वो साउथ ब्लॉक है और दूसरी तरफ क्या दिखाई गई है? नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाई और साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाई और नॉर्थ ब्लॉक है जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। ठीक है, राज्यसभा तथा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। एक सेकेंड, जो राज्यसभा है वो हमारे मुख्य रूप से देश के जो है राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा को कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। मतलब राज्यसभा जो है कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की जो है मंजूरी मतलब उनको मंजूरी मिलनी जो है आवश्यक है, तभी जो है वो अपना कानून लागू कर सकता है। इस प्रकार राज्यसभा का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित जो है सदस्य करते हैं।
तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करती हैं? जो राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 233। और 12 सदस्य 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत होते हैं। कुल कितने होते हैं? सॉरी, जो राज्यसभा है उसमें निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 233 होते हैं। और जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो कितने होते हैं? 12। ठीक है, देखिए निर्वाचित कितने होते हैं? 233। और राष्ट्रपति द्वारा कितने होते हैं? 12। ठीक है। सरकार और एक सेकेंड। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, इसके बारे में देखेंगे। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। क्या होता है? जब संसद का सत्र चल रहा होता है सबसे पहले क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को और उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से जो है सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। मतलब जो विपक्षी दल होते हैं और जो दो दल होते हैं ना, तो दोनों क्या करते हैं? प्रतिनिधि आपस में वो उसकी कमियां निकालेंगे और जो खुद अच्छे काम किए उनको बताएंगे। ठीक है, दूसरों की कमियां निकालेंगे और अपने जो है अच्छे काम बताएंगे कि हमने क्या क्या काम किया है। ये देखिए संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण है लोकसभा। ठीक है, ये देखिए दिनांक 15 दिसंबर 2017 को उत्तर के लिए बच्चों के लिए योजनाओं का सामयिकन। इसमें डॉक्टर मनोज राजौरिया है, वो क्या कह रहे हैं? क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए जो है विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण बताइए। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने उत्तर दिया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो इसमें कहा गया है मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना जो है 2016 का विकास किया है, जो ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों विभागों की विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें मंत्रालयों विभागों तथा राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के लिए जो है रूपरेखा का प्रावधान है तथा यह बच्चों की बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए जो है सभी हितधारकों से सामूहिक कार्यवाही को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 में जो बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के 4 प्रमुख क्षेत्र, पहला कौन सा है? उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण। दूसरा है शिक्षा एवं विकास, संरक्षण और भागीदारी में वर्गीकृत करती है। यह विभिन्न रणनीतियों के कार्यक्रमों के लिए प्रमुख कार्यक्रम योजना एवं नीतियों तथा हितधारकों को ही चिन्हित करती हैं। ठीक है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं 2-3 महीने हो गए हैं। बुखार तो ठीक हो गया लेकिन ये गले में प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, कफ हो रही है। चलिए यहाँ से देखते हैं। अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी बहुत जो है महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की जो है मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद जो है सरकार को नियंत्रित करती है।
उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। नए कानून किस तरह बनते हैं? बोलते बोलते बीच में बहुत ही तकलीफ होने लग जाती है। चलिए, नए कानून किस तरह बनते हैं? कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज जो है उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह जो है संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून जो है बनने की प्रक्रिया क्या थी। मतलब जो भी घरेलू हिंसा हुई थी उन पर जो कानून बनाया गया था उनकी प्रक्रिया किस प्रकार थी उसके बारे में है। ये देखिए यहाँ से, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर उनकी पत्नी, मतलब कोई भी हस्बैंड है, अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो सामान्य इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। और औरतों को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। मतलब उनको भद्दा बोलकर, मतलब बोल के उसको गालियां गलौज करके शोषण किया जा सकता है। ठीक है, यौन उत्पीड़न किया जा सकता है या फिर आर्थिक उनको कुछ चीज़ें ना दी जाएं। ठीक है, इस तरीके से मारपीट से उनका शोषण किया जाता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा जो है मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। ये देखिए, अरे साजिया, आज अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। ये दोनों जो है आपस में बात कर रही है महिलाएं। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छा है। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया है। मतलब कितने सालों से जो है जो औरतें हैं वो पीड़ा सहन करती आई हैं। बल्कि पहले तो हमें नए कानूनों की जरूरत ही जो है साबित करनी पड़ती थी। कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य है। इन्हें इस सफर की एक एक कड़ी याद है। यहाँ से देखिए, अप्रैल 1991 दफ्तर का एक आम दिन है। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से जो है बात नहीं बताई है, मुझे बड़ी शर्म आती है पर अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मतलब ये एक लेडी है वो बता रही है वहाँ पे। और यहाँ पे ये दूसरी है बूढ़ी माँ। मेरा बेटा और बहू मुझसे जो है बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे चाहे तो मुझे जो है घर से भी निकाल सकते हैं। दो अलग अलग कहानियाँ हैं ये। तो यहाँ पे ये बताती हैं, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती तो मैं तो बस यह चाहती हूँ कि वह मारपीट बंद कर दें। ऐसा ही होता है ज़्यादातर कि औरतें यही चाहती है कि घर आराम से बसा रहे, ज़्यादा किसी के जो पुलिस कचहरी के पचड़ों में ना पड़ा जाए। लेकिन इंसान कहाँ समझता है। मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से न निकाला जाए। ये बूढ़ी दादी का कहना ये है कि उनको उनके घर से ना निकाला जाए। और दूसरी औरत कहती है सॉरी, कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, बस इतना हो जाए कि जो उनके हस्बैंड है वो उससे मारपीट बंद कर दे। तो ये क्या बोलती हैं, किस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें से ये दोनों रास्ते जो है मुमकिन नहीं है। मतलब पहले पुलिस में ही उस चीज़ की रिपोर्ट करानी पड़ेगी। यहाँ से देखिए, 1990 के दशक में विभिन्न मंचों पर एक नए कानून की मांग उठती है।
हमने कई महिलाओं की आपबीती सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ से देखते हैं। 1999 में वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रवादी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। मतलब ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, चलिए ये ऐसे ही बातें चलती रहेंगी। इसमें पूरी चैप्टर में यही चीज़ें चल रही हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग भी है पढ़ने में, बोर नहीं हो पाएंगे। चलिए, विचार विमर्श के अलग अलग संस्थानों के बाद बैठ के की गई। तो इसमें ये महिला है। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्द संसद में पेश करना चाहिए। तो देखिए, आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया। लेकिन इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। मतलब ये जिनकी बातें थी वो कह रही थी ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। कई महिलाएं संगठनों और राष्ट्रवादी महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। यहाँ से देखिए, संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से असहमत हैं। मतलब सहमत नहीं है। हाँ, वही बात है, असहमत है या सहमत नहीं है। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। मतलब बच्चों की कस्टडी के बारे में भी उनको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी थी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार किया गया। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों में से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू किया गया। तो कब लागू किया गया महिला सुरक्षा कानून? 2006 में। ठीक है, यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियां, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घर में हिंसा से निजात मिलेगी। देखिए यहाँ देखते हैं, यह कानून एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के लिए महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। तो ये क्या कर रहा है? क्या ये कानून बना है ये इतना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? क्यों है ये? अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। हाँ, मैंने इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच ही लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। सबको इसके बारे में बताना होगा। देखिए यहाँ पे, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उसे आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालातों से उबरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय
सर्वाइवर कहना जो है ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे, मतलब जो सेफ है, बचा रहे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में इतनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है अलोकप्रिय और विवादग्रस्त कानून। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, एक सेकेंड, अलोकप्रिय और विवादग्रस्त कानून। ठीक है, आइए अब हम एक ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है, मतलब जो लोगों को पसंद नहीं आता। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण जो है कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसलिए लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी जो है असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि यह कानून मतलब यह कानून जो है गलत पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उसी कानून को दोबारा विचार करने का जो है दबाव पड़ता है। तो इस चित्र में देखिए, रोजा पार्क के बारे में हमने पढ़ा था ना ऊपर भी, तो पीछे की जो बेसिक है वो जरूर उसको कवर करके आइए। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा था, और साथ ही इस वर्ष अपनी इतिहास की पुस्तक में भी कानून के शासन पर पढ़ेंगे, मतलब आगे भी हम पढ़ेंगे, पीछे पढ़ के आ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों द्वारा लागू किए जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध एवं आलोचना की। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग समुदाय दिखाई दिए जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए। हमने क्लास 7 की पुस्तक में पढ़ा था रोजा पार्क्स के बारे में। अफ्रीकी महिला थी वो, अफ्रीकी अमेरिकन महिला, ठीक है, ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। हमने पढ़ा था ना, जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है पहले से ही उनको पता है कि क्लास 7 की बुक में जो हमने रोजा पार्क की कहानी पढ़ी थी कि वो बस में बैठी, उस दिन काम करके थक हार के आई थी और किसी श्वेत व्यक्ति को, श्वेत मतलब जो गोरा इंसान, गोरा अंग्रेज ब्रिटिश था, उसको उसने सीट देने से इनकार कर दिया। उसी पे उनकी जो है लड़ाई हुई थी। तो पीछे की क्लासेस देखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हमें आगे की जो है चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्या थी ये, जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी जब उसने सीट देने से मना कर दिया था। इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ। क्या हुआ? नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, कब की घटना है ये? 1 दिसंबर 1955 की। ठीक है, और कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार जो कानून है वो पारित किया गया। तो नागरिक अधिकार कानून कब पारित हुआ? 1964 में। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोजा पार्क बस में जो है यात्रा करती हुई दिखाई दे रही है, इधर चित्र में दिखाई गई है, आगे बैठी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। उदाहरण के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी की दुकान पर लगाने और फेरी लगाने को गैरकानूनी जो है घोषित किया गया था। मतलब जो पटरियों पर दुकान लगाई जाती थी, फेरी लगा रहे थे, सामान बेचते घूम रहे थे अपना,
इनमें कोई संदेह नहीं था कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं। तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन इस बात को भी जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जो है जरूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत ही सस्ती कीमत और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा हो जाएगा। मतलब उन्हीं से तो उनकी रोजी रोटी चल रही है, घर चल रहा है। अगर उनकी दुकानें बंद करवा दोगे तो उनके साथ तो गलत होगा ना। और क्या होगा फिर? विवाद, लड़ाई झगड़े होंगे, टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले लेने के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है। ठीक है, ये देखिए कुछ दिखाया गया है। ये बोल रहे हैं आपको कि एक हफ्ते की जो है अपनी अखबार से खबर इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ से देखिए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। उसके बाद हम अपने अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी आलोचना करते हैं। क्या करते हैं हम? उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं ना। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह में वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना जो है काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। मतलब घर पे चुपचाप नहीं बैठना है। अगर आप लोगों को कुछ गलत लग रहा है कि ये कानून गलत है इस हिसाब से, तो आप लोग उसमें आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये कुछ शब्द संकलन है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। चलिए पढ़ ही लेते हैं, थोड़े से हैं। तो स्वीकृति क्या है? कुछ शब्द हैं ये दिए गए हैं, एक सेकेंड। तो पहला है स्वीकृति, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी चीज पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह सब संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति, निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत, दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। तो स्वीकृति क्या है? किसी चीज पर अपनी जो है सहमति और अपने पक्ष में काम करना। ठीक है। गठबंधन क्या है? देखिए, इसका मतलब समूह या दलों में तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया जाता है। गठबंधन क्या होता है? मतलब किसी के पास अगर कुछ कम निर्वाचित सदस्य हैं और दूसरी पार्टी जो गठबंधन की सरकार होती है उनके पास होते हैं, तो वो अपने जो है वो सीटें दूसरी उसको जो है दे देते हैं, दूसरी पार्टी को दे देते हैं। अनसुलझे क्या है? इसका आशय ऐसी स्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है। मतलब अनसुलझे हुए, उनका कोई समाधान नहीं होता है। आलोचना क्या है? किसी व्यक्ति, ये तो पता ही है ना, आलोचना किसी की आलोचना करना, उसके बारे में कुछ गलत बोलना। ठीक है, एक बार पढ़ ही लेते हैं। किसी व्यक्ति या चीज में कमियां निकालना और उसे अस्वीकार कर देना। ठीक है, तो आलोचना क्या है? किसी भी व्यक्ति में कमियां निकालना और उसको अस्वीकार करना। ये तो इस चीज़ में तो हम सब माहिर हैं ना। अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं लेकिन दूसरों की गलतियां बहुत ही अच्छे से दिख जाती हैं। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाजों पर जो है नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। विकास क्रम क्या है? सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा गया है। तो विकास क्रम क्या है? सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा गया है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह से अखिल भारतीय कानून के रूप में विकास जो है विकसित हुआ है। राजद्रोह क्या है? जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है।
तो राजद्रोह क्या है? किसी भी सरकार को ऐसा लगे कि उसके खिलाफ प्रतिरोध हो रहा है, किसी भी काम को रोका जा रहा है, उसके साथ विरोध हो रहा है, तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार जो है राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती है। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जेल में डाल सकते हैं। राष्ट्रवादियों नेता इस कानून को मनमाना मतलब अच्छा हाँ मनमाना मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी। उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में भेज दिया जाता था। मतलब उनको गिरफ्तार करने की वजह ही नहीं बताई जाती थी, ऐसे ही डाल देते थे उनको। दमनकारी क्या है? स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रित स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा जाता है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज 3rd चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, दवाइयाँ भी ले रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शायद मैं शाम को इसका 4th चैप्टर भी करवा दूँ, क्योंकि बाकी क्लास तो है नहीं ना, बाकी की जो हमारी क्लासेस हैं वो तो ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब हम 2 दिन में जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।